हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लास्ट की क्लासेस में हमने जो पढ़ा था वो था वायुमंडल। उसमें हमने पढ़ा था वायुमंडल किन किन परतों में विभाजित की गई है, उन परत की खासियत क्या है, उन परतों में क्या चीज़ स्पेसिफिकली पाई जाती है जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। पृथ्वी को जो वायुमंडलीय दाब के आधार पर कैसे विभक्त किया गया है, कहाँ पे उच्च दाब होता है, कहाँ पे निम्न दाब होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वायुमंडलीय दाब होता क्या है। तो वायु द्वारा लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब। तो वायु द्वारा दाब लगाया गया तो वो वायुमंडलीय दाब कहलाया। अब इसे मेज़र कैसे करते हैं, इसे नापते कैसे हैं कि वहाँ का प्रेशर कितना है। तो इसे मेज़र करते हैं हम बैरोमीटर के द्वारा। और दूसरी चीज़ कि जहाँ पे हवा का घनत्व ज़्यादा होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हवा है, काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ का दाब भी ज़्यादा है। और जो पवनें हैं वो कैसे चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। जो भी पवन है वो कहाँ कैसे चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो दाब का मतलब ही हो गया कंजस्टेड एरिया। तो जैसे अगर उच्च दाब है, उच्च दाब से कहने का मतलब कि हवा के जो पार्टिकल्स इस तरह से कंजस्टेड होंगे, काफ़ी ज़्यादा हवा चढ़ी। तो अब जब कंजस्टेड होगा काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह होती है या कहीं भी अगर हम ज़्यादा चीज़ें को कंजस्टेड वे में रख देते हैं तो क्या करती है, वो खाली जगह में जाने की कोशिश करती है। तो उच्च दाब यानी कि कंजस्टेड हो गया, तो इसे अगर जगह मिलता है तो ये कोशिश करेगी ये कहाँ, निम्न दाब की ओर जाए, जहाँ पे प्रेशर कम है वहाँ पे जाए। तो हवा की गति, पवनों की गति उसी प्रकार होती है। पवन जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएंगे, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर पवनों का बहाव होता है। अब देखा जाए कि दाब ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा है यानी कि वहाँ पे आंधी तूफान हवा भी ज़्यादा होगी और हमेशा ये कोशिश करेगी कि लो प्रेशर की ओर जाए। दूसरी चीज़ कि तापमान से क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने साइंस में पढ़ा था कि अगर किसी भी जगह का दाब ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, इसका दाब कम हो जाता है, ये पार्टिकल क्या हो जाती है, दूर दूर हो जाती है। तो दाब और तापमान जो है एक दूसरे से यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि दाब ज़्यादा रहेगा तो वहाँ का तापमान कम होगा और तापमान बढ़ेगा तो दाब कम होगा। तो इस तरीके से दाब और तापमान के बीच में अंतर पाया जाता है। अब देखा जाए कि वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा नापते हैं, किसके द्वारा मेज़र करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को जिसके द्वारा मेज़र करते हैं वो कहलाता है बैरोमीटर। वर्तमान में बैरोमीटर के कुछ ये आ गए हैं। तो फॉर्टिन और एनोराइड, वर्तमान में फॉर्टिन और क्या बोलते हैं, एनीरॉइड बैरोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, यानी कि वायुमंडलीय दाब को। तो अब देखते हैं, जैसा कि हमने देखा कि दाब बढ़ने से तापमान क्या होगा, जहाँ का तापमान कम रहेगा वहाँ ऑटोमेटिकली दाब ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ अगर आते हैं कि क्षोभ मंडल, हमने देखा कि कल के क्लास में कि मौसम संबंधी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में होती है, क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के आधार पर क्या होता है कि हर 300 मीटर की ऊंचाई पर दाब जो है वो घटता है। अब पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का वितरण दो प्रकार से एक हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टली हो सकता है या तो वर्टिकली। तो यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर देखा जाए तो सीधी सी बात है कि जैसे 300 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, 34 मिलीबार जो है वो दाब क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो मुख्यतः हम वायुमंडलीय दाब हम पढ़ते हैं, ये जो पेटियां पढ़ते हैं, वो उनका क्षैतिज वितरण है, यानी कि हॉरिजॉन्टली।
अक्षांशीय विस्तार के आधार पर हम जो है वायुमंडलीय दाब पेटियों का अध्ययन करते हैं। इन पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है तो उसे हम क्षैतिज वितरण के आधार पर यानी कि हॉरिजेंटली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके आधार पर हम इन दाब को पढ़ते हैं, इस वायुमंडलीय दाब को। और दूसरी चीज़ कि आखिर क्यों इस तरीके से पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि ये समदाब रेखाएं हैं। जैसे क्या होती है, समदाब क्षेत्र कौन कहलाते हैं, तो जिस क्षेत्र में जो क्षेत्र जो है जहाँ पे क्या होता है दाब समान रहता है, जिन जिन रेखाओं पर दाब समान रहता है उसे हम समदाब रेखाएं कहते हैं। तो जैसे ये रेखा अगर देखा जाए तो यहाँ की का दाब कैसा होगा, समान होगा, तो इसे हमें पढ़ने में आसानी होगी। फिर इस तरीके से ये वाले एरिया में दाब समान है, तो समदाब रेखाओं के आधार पे हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब पेटियों को विभाजित करते हैं। समदाब रेखाओं के आधार पर, या फिर अगर देख सकते हैं कि अगर वायुमंडलीय दाब के क्षैतिज वितरण के आधार पे हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके आधार पर पृथ्वी के जो दाब पेटियों को, वायुमंडलीय दाब पेटियों को पूर्णतः 7 भागों में विभक्त किया गया है। वो 7 विभाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है विषुवतीय निम्न दाब पेटी पहली। दूसरी है कि आपकी उपोष्ण उच्च दाब यानी कि सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिक क्या है, टेम्परेट जोन क्या है, तो ये हम पढ़ाएंगे आपको आगे की क्लासेस में। तो उपोष्ण उच्च दाब जो है यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, तो ये एक तो हो गया उत्तर वाला, उत्तरी जो है नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, और दूसरा जो हो गया आपका साउथ वाला, तो ये 2 हो गया। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे कि उपध्रुवीय निम्न दाब यानी कि सब पोलर लो प्रेशर, तो इसमें भी एक आपका 30 से 35 डिग्री जो है, एक नॉर्थ वाला हो गया और एक साउथ वाला हो गया, तो इस तरीके से ये भी 2 हो गया। उसके बाद उपध्रुवीय जो है वो 60 to 65, और ये जो उपोष्ण उच्च दाब है वो 30 to 35 डिग्री। तो 30 to 35 डिग्री वाला जो एरिया है उपोष्ण उच्च दाब वाला क्षेत्र है, इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, तो ये 2 हो गए, एक नॉर्थ वाला एक साउथ वाला, ये 2 हो गए, एक नॉर्थ वाला एक साउथ वाला। और ध्रुवीय उच्च दाब जो हम जानते हैं कि ये जो 90 डिग्री तक विभक्त है, तो ये वाला जो सबसे जो अपर और लोअर पार्ट है, पूरा सदर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट, तो ये आपका क्या है कि ध्रुवीय उच्च दाब वाला क्षेत्र है, यहाँ हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है, तो ये आपका एक नॉर्थ का हो गया और एक साउथ का हो गया। तो इस तरीके से 2 2 2 और एक ये डोलड्रम वाला, तो ये 7 भागों में विभक्त किया गया है दाब पेटियों को पृथ्वी पर। अब ये 7 भागों में दाब पेटियों को विभक्त किया गया, तो वो 7 दाब पेटियां जो है वो कौन लो प्रेशर बेल्ट बनाती है, कोई कौन हाई प्रेशर बेल्ट बनाती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं विषुवतीय निम्न दाब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो विषुवतीय निम्न दाब पेटी, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले निम्न दाब, हमने अभी देखा कि जो तापमान बढ़ने से दाब क्या होता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, वहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाता है। ये विषुवतीय रेखा है, भूमध्य रेखा, और हम जानते हैं कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर डायरेक्टली पड़ती हैं, और जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो तापमान उस क्षेत्र का ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, और जब इस क्षेत्र का तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, यहाँ पे दाब कम हो जाएगी, क्योंकि तापमान बढ़ने से दाब क्या हो जाता है, कम होता है। तो इस चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि तापमान बढ़ा तो प्रेशर लो हो जाएगा। अब प्रेशर लो हो गया तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक वाला जो एरिया है वो विषुवतीय निम्न दाब पेटी है, और उससे भी बिल्कुल लो प्रेशर अगर देखा जाए तो 5 डिग्री जो है नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ वाला एरिया है, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं,
शांत कटिबंध, पहली चीज़ क्योंकि यहाँ पे बहुत कम प्रेशर रहता है, और जहाँ कम प्रेशर तो हवाएं भी क्या होगी, शांत होंगी, बहुत ज़्यादा हवाएं भी नहीं चलेंगे, इसलिए इसे शांत कटिबंध बोलते हैं, या फिर इसे डोलड्रम बोलते हैं। तो 5 डिग्री साउथ से लेके 5 डिग्री नॉर्थ वाला जो एरिया है वो शांत कटिबंध या फिर डोलड्रम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भूमध्य रेखा के नज़दीक है और भूमध्य रेखा में सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं, इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है, और लो प्रेशर जोन बनता है तो हवाएं कम चलती हैं, इसी लिए इसे शांत कटिबंध कहा गया है। और जो डोलड्रम है इसे डोलड्रम भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं, अब जो है यहाँ पे कोई भी हवाएं आएंगी तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका लो प्रेशर जोन है। तो लो प्रेशर जोन है, सबसे पहले क्या करती हैं, यहाँ कोई भी हवाएं आती हैं तो तापमान के कारण क्या किया जाता है, हवा को ये ऊपर कर देती है, और ये भी हवा को इस तरीके से, कुछ हवाएं जैसे घूर्णन गति के कारण क्या होती है, हवाएं जो है ये उत्तर की तरफ कुछ चली जाती है, कुछ दक्षिण की तरफ, और उसके बाद क्या होता है कि ये वाला एरिया में 30 से 35 डिग्री वाले एरिया में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है। और जब हाई प्रेशर जोन बन जाता है तो यहाँ पे क्या करती हैं, हवाएं तेज चलती हैं, तेज गति से हवाएं चलती है, और ये हाई प्रेशर जोन बन जाता है। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है, यहाँ पे जब आपकी जो हवाएं जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलेंगी। और दूसरी चीज़, पहले जो व्यापारी रहते थे वो अपने नाव से गुजरते रहते थे, तो जैसे इस वाले क्षेत्र में आते थे तो क्या होता था, क्योंकि हवाएं तेज चल रही हैं तो समुद्र की लहरें भी ज़्यादा उठेंगी, और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी क्या होता है कि जो है लहरें और ज़्यादा तेज हो जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, जो व्यापारी जो है पहले, क्योंकि वो घोड़ों का भी व्यापार करते थे, और क्योंकि लहरों के कारण उनकी जो नाव है वो डगमगाती थी, तो इस वजह से क्या हो जाता था, वो अपने घोड़ों को क्या करते थे, समुद्र में ही फेंक देते थे। इसलिए इस वाले क्षेत्र को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। अश्व अक्षांश। अब यहाँ हाई प्रेशर जोन बनाई, तो हाई प्रेशर ये कहाँ, लो प्रेशर की ओर जाना चाहेगी, तो जैसे ये हवाएं इधर आएंगी, और ये जो है ध्रुवीय उच्च दाब वाला जो पेटी है, ये वाली पेटी, तो यहाँ पे तापमान बहुत कम है, और तापमान कम होने से क्या होगा, यहाँ पे जो दाब क्या होगा, उच्च दाब वाला क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा ही कम है। और जब तापमान कम है तो उच्च दाब वाला क्षेत्र है, तो यहाँ की हवाएं कोशिश करेंगी यहाँ जाने की। तो ये दोनों हवाएं आपस में जब टकराती हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक जो 60 से 65 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, इस वजह से यहाँ भी क्या करती है, यहाँ हवाएं कम, हवाओं का प्रभाव नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं, और इसी वाले क्षेत्र में पर्टिकुलरली जो है निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और यही क्रिया जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में भी होती है और साउथ डायरेक्शन में भी, तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। तो ये साउथ हो गया और ये आपका नॉर्थ हो गया। तो इस प्रकार से ये दो दाब पेटियां बन गई। उसके बाद आ गया आपका एक हो गया ध्रुवीय उच्च और ध्रुवीय उच्च। तो ये देखा जाए कि ध्रुव वाले एरिया में ऑलरेडी तापमान कम है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, हवाओं का दाब ज़्यादा होगा, तो इस वजह से ये इसमें हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है उच्च दाब वाला क्षेत्र बनाएगा। और इस प्रकार से जो है वायुमंडलीय दाब को क्या किया गया है, दाब पेटियों को विभाजित किया गया है। तो अगर देखा जाए कि 30 से 35 डिग्री वाले अक्षांश को बोलते हैं हम अश्वक्षांश। क्यों? उसके पीछे भी जब व्यापारी जब जाते थे तो जब तक लो प्रेशर बेल्ट में जा रहे हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही इसके संपर्क में आते थे तो क्या हो जाता था कि डगमगाने लगती थी उनकी नाव, और वो इस वजह से सोचते थे कि घोड़े का भार ज़्यादा है और घोड़े को गिरा देते थे समुद्र में।
और इस वजह से इसका नाम जो है 30 डिग्री साउथ से जो है 30 से 35 डिग्री वाला एरिया जो है वो अक्षांश कहलाता है। अब देखते हैं सबसे पहले कि मौसम संबंधी अनुमान कैसे लगाया जाता है वायुमंडलीय दाब की मदद से। हम जानते हैं कि बैरोमीटर के थ्रू नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को तो अचानक अगर देखेंगे आप कि अचानक बैरोमीटर में अचानक जो है दाब कम दिखने लगा, अचानक दाब गिर जाए, जैसे दाब अचानक गिर गया, तो प्रेशर एकदम कम हो गया, तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि यहाँ का वायुमंडलीय दाब अचानक से गिर गया तो ज़रूर यहाँ पे आंधी या तूफान आएगा, क्योंकि जहाँ जैसे हवा को तो जगह चाहिए, खाली जगह चाहिए, जहाँ दाब कम हुआ वहीं पे वो अटैक कर देते हैं, तो इसी वजह से ऐसा होता है। अगर हम देखते हैं कि अगर वहाँ पे दाब अगर बढ़ा हुआ है तो क्या होगा कि वो वहाँ पे शांत एरिया हो जाएगा, फिर कि आगे जो है मौसम साफ होने का अनुमान है। उसके अलावा फिर अचानक क्या होता है, अगर दाब अचानक क्या हो जाती है, अचानक गिर जाती है फिर बढ़ती है, अचानक गिरना, दाब का अचानक गिरना और फिर बढ़ना, तो ये जो है वो बारिश का संकेत है। ये क्या संकेत देती है कि बारिश होने वाली है। तो इस तरीके से जो है वायुमंडलीय दाब से की मदद से उस चीज़ को हम मेज़र करके हम जान सकते हैं, मौसम का अनुमान लगा सकते हैं। जो मौसम संबंधी खबरें दी जाती है वो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को ही मेज़र करके दी जाती है। तो इस तरीके से जो है आज हमारा ये टॉपिक वायुमंडलीय दाब खत्म होता है। कल हम पवने पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।